बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 के लिए आज नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। आपको डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे और इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी लाएंगे। इसका जो फार्मूला है वो आपको बताएंगे। डिफाइन करते हैं पहले। द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी that is attained and maintained by an object while falling through a resistive medium is called terminal velocity। इसका मतलब वो वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेजिस्टिव मीडियम में से गिरता हो। रेजिस्टिव मीडियम का मतलब कोई ऑब्जेक्ट हवा में गिर रहा है तो उसमें भी रेजिस्टेंस होती है, या लिक्विड में यानी पानी में गिर रहा है तो उसमें भी रेजिस्टेंस होती है। तो उस वक़्त एक ख़ास वेलोसिटी होती है जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और ये वो वेलोसिटी होती है जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी इस पर लगने वाली फोर्स जीरो होती है। इसकी शराइत ये है, मतलब व्हेन नेट फोर्स बिकम जीरो, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स यानी नेट फोर्स जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन टर्मिनेट्स, एक्सेलरेशन बाकी नहीं रहता, द ऑब्जेक्ट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, और हम कहते हैं कि उस वक़्त वो ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी के साथ गिरता है और उस वक़्त उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल में कोई राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इसको कह दे, या यूँ कहे कि कोई फर्ज करे बारिश का कतरा है, अ ड्रॉप ऑफ रेन, जो कि एयर में गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो उस वक़्त टर्मिनल वेलोसिटी इसकी कैसे होगी, किस तरह मालूम करेंगे, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये यूनिफॉर्म शेप्ड ऑब्जेक्ट है, यानी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका एक रेडियस है। अब इधर से अगर आप देखें तो इनिशियली जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और जब गिरने लग जाए तो इसका एक्सेलरेशन जी होता है, यानी इसको हम फ्री फॉल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब वक्त के साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी है ये बढ़ती जाती है। तो जब वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाता है, या यूँ कहो कि ये एक्सेलरेट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिंस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग सो इट हैज़ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब अगर आप और से देखें तो अगर हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करिए अगर किसी ऐसे मीडियम में गिरे कि जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, तो फिर उस पर लगने वाली वेट, उस पर लगने वाली फोर्स जिसको हम नेट फोर्स कहते हैं, और इसका वेट आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर एयर में गिर रहा हो, चूंकि एयर की मुखालफत होती है, उसको हमने पढ़ा भी है, और उस पर एयर की वजह से एक फोर्स लगती है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। मिसाल ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो ड्रैग फोर्स इस पर ऊपर लगती है। तो हम कहते हैं कि इस वक्त जो नेट फोर्स है बराबर दो फोर्सेस की होती है। एक मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स दरअसल इसका वेट है जो कि नीचे लगता है। दूसरा ड्रैग फोर्स है जो कि ऊपर लगता है, इसके मुखालफत में लगती है, और ये आपने स्टोक्स लॉ में पढ़ा था कि ये 6 पाई ईटा वी के बराबर है। ईटा इसमें विस्कोसिटी है, वी वेलोसिटी है, पाई कांस्टेंट है, एफ टी ड्रैग फोर्स को कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, सो नेट फोर्स को एम ए के बराबर ले लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है दिस इज एफ जी माइनस एफ टी, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस ड्रैग फोर्स, या इसको एम ए लिख के एफ जी को एम जी लिख के माइनस 6 पाई ईटा आर वी, ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला है। अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, गिरेगा, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जो ड्रैग फोर्स है और इसका वेट है ये बराबर हो जाएंगे, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो उस वक्त एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा, और ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आएगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। जब इस एक्सेलरेशन को हम ज़ीरो लिखेंगे इस इक्वेशन में,
m है, m के साथ 0 इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी। मैंने v के साथ t लिखा है, इसका मतलब मैं टर्मिनल वेलोसिटी ले लेता हूँ। कब टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाती है कि जब ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट बराबर हो जाते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब गिर रहा हो तो गिरने की थोड़ी देर बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन अपना 0 हो जाता है। ये साइड 0 हो जाएगा mg माइनस 6 पाई ईटा वी, या mg आ जाएगा इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू लिखते हैं से, तो mg डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर आ जाएगा। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी है, इसमें मास m है, g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विस्कोसिटी है, और ये रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो, फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जैसे ये है, गोल है, राउंड इन शेप है, तो मास को अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन रो वी लिखा जाता है। रो इस वक्त डेंसिटी है, वी वॉल्यूम है। जिस तरह आप डेंसिटी का फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं, तो मास उसी हिसाब से यानी डेंसिटी एंड वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब ये डेंसिटी लिख दिया, लेकिन वॉल्यूम अब स्फीयर तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। इसका मतलब मास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब ये जो मास की वैल्यू है, अगर इसको हम इधर रखते इसमें m की जगह, तो vt इसके बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो g डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर। या ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 6 ईटा के बराबर आ जाएगा। इसमें इसका मतलब ये है कि रो डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, आर रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ईटा विस्कोसिटी है। लेकिन आपको बताना था वो फिगर को कंटिन्यू करके, मैंने आपको बताया कि जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और एक्सेलरेशन इसका होता है। लेकिन एक स्टेज आ जाता है जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाते हैं, तो उस वक्त एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, यानी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती। क्यों कम होती है, वजह क्या है? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगती है। कौन सी? ड्रैग फोर्स, जो कि हवा की वजह से लगती है, मुखालफत में फ्लूइड की वजह से। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, फिर v नहीं कहा जाएगा। ये v दरअसल इंक्रीजिंग वेलोसिटी है और इस वजह से एक्सेलरेशन है। जब टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। अब अगर आप इस फार्मूले को देखें तो इसके मुताबिक जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, डेंसिटी, रेडियस किसका, यानी इस ऑब्जेक्ट के रेडियस का, इसका मतलब साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है। इसी तरह ईटा विस्कोसिटी है, यानी वो फ्लूइड जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी डिपेंड ऑन द शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है। और इसमें हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बल्कि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर कोई एक इंसान भी हवा में गिर रहा हो तो वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है बाय चेंजिंग इट्स शेप, साइज और ओरिएंटेशन। या इसी तरह ये भी डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम में गिर रहा हो। अगर डेंसिटी ज़्यादा हो तो टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी पहुंच जाती है, और अगर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कम हो तो टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचने में वक्त लगता है। कहते हैं कि जब कोई इंसान हवा में गिर रहा हो तो तकरीबन 12 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। पैराट्रूपर के बारे में भी कहते हैं कि जब पैराट्रूपर पैराशूट से छलांग लगाता है तो शुरू में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ 200 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, और फिर उसके बाद जब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे गिरता है। और कहते हैं कि कोई इंसान हवा में टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने में तकरीबन 12 सेकंड लगाते हैं।
इस टॉपिक का खुलासा यानी टर्म वेलोसिटी इधर दिखाई गई है। इसका मतलब दो केसेस होते हैं। पहला केस ये कि जब वेलोसिटी बढ़ रही हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन होता है। इस वेलोसिटी को हम आर्म वेलोसिटी कहते हैं, टर्म वेलोसिटी नहीं कहते हैं। लेकिन जो दूसरा केस है, मतलब जब टर्म वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की पहुंच जाती है तो उस वक्त एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है और फिर ऑब्जेक्ट टर्म वेलोसिटी के साथ गिर रहा होता है। एक और चीज़ आप देखें, अगर आप एरो से समझने की कोशिश करें, ये एरो लंबा है, ये वाला छोटा है, इसका मतलब इस वक्त ड्रैग फोर्स कम है इस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर इधर रेड एरो और ब्लैक आप देखें, वेट जो कि इस ब्लैक एरो को रिप्रेजेंट करता है और ड्रैग फोर्स जो कि इस रेड एरो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये है कि इस फिगर में ये जो ड्रैग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर है, इसलिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टर्म वेलोसिटी हो जाती है। तो एफ डी लेस देन एफ जी वेलोसिटी और इस वक्त एक्सेलरेशन होगा, बट एफ this ft equal to fg, then the velocity is terminal and there is no acceleration. ये कवर टेबल है, इसमें आपको टर्मिनल स्पीड मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट का बताएंगे। आपसे मैंने कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का एक नहीं हो सकती, डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करता है शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। इसलिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आप इधर से बता देते हैं। एक ह्यूमन का बता दिया, कोई इंसान अगर गिरता है एयर में तो उसकी टर्म वेलोसिटी 12 सेकंड बाद हो जाती है, जब वो हवा में तकरीबन 450 मीटर का फासला कवर कर लेता है तो तब। अब और मिसालें हम लेते हैं, कोई स्काई डाइवर है, 70 किलोग्राम उसका मास है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, तो जब वो उसकी जो टर्म वेलोसिटी 54 मीटर पर सेकंड होती है। इस तरह बेसबॉल अगर गिरे हवा में तो उसकी ये होती है। इसी तरह से अगर गोल्फ बॉल है वो गिरे, इसका मास और ये अगर इसका साइज है, एरिया है, तो 44 मीटर पर सेकंड उसकी हो जाती है। हेलस्टोन देके, जिसको हम ओले कहते हैं, यानी जालाबारी जब होती है, जब ओले पड़ते हैं, उसका मास ये और उसका रेडियस, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये, तो देखो 14 मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब जो ओले गिरते हैं उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए नुकसान पहुंचाता है। ओले अगर गाड़ी पर गिरे या गाड़ी की शीशी पर गिरे तो उसको तोड़ सकता है, इसलिए ओले पड़ते वक्त अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरह रेन ड्रॉप है, जो रेन ड्रॉप यानी बारिश का कतरा है, उसका मास ये और उसका साइज ये, और वो 9 मीटर पर सेकंड स्पीड से गिरता है। इसका मतलब ये है कि आप ओला, गलाए जिसे हम कहते हैं, और बारिश का कतरा, इन दोनों की स्पीड में फ़र्क कर ले। इसलिए जब ओले गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरते हैं, यानी इससे इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है।